हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल हमें फीवर हो गया था, जिसकी वजह से हम 8 मार्च के करंट अफेयर को अपलोड नहीं कर पाए थे। तो कल के करंट अफेयर को आज यानी 9 मार्च को हम अपलोड करेंगे और 9 मार्च के करंट अफेयर को इवनिंग तक, नहीं तो हम कल 10 मार्च और 9 मार्च के करंट अफेयर को एक साथ अपलोड कर देंगे। तो बस आप सभी को इतना करना है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। तो आज के करंट अफेयर की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में, जिनसे हर बार परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर इतने अनुच्छेदों को आप रिवीजन कर लेते हैं यानी कि याद कर लेते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम होगा उनसे जो है जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ लेते हैं भारत के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। तो राज्य और यूटी का वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किसका उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। जैसे पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता था या किसी भी प्रकार का गलत काम करे या फिर कोई साहसिक व्यक्ति हो तो उसे जो है कोई उपाधि दे दी जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा। तो उस प्रकार की उपाधियों को जो है अब अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 1 के तहत जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A यह जो है शिक्षा का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 21A में कहा गया है। अनुच्छेद 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसी अनुच्छेद को BR अम्बेडकर जी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 37 को DPSP न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। DPSP न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इस बात का उल्लेख 37 में कहा गया है। यानी कि अगर राज्य के द्वारा आप सभी को कोई भी सुविधा का उपयोग नहीं मिलता है तो आप न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 39A इसमें जो है निःशुल्क एवं विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। यानी कि जैसे आप सभी को निःशुल्क कापी किताब जैसे स्कूलों में बच्चों को या फिर राज्य के द्वारा कोई भी योजनाएं लागू करी जाती हैं तो उसके तहत जो है आप सभी को हर एक सुविधा राज्य के द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा। और आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो सरकार भी उसमें आप लोगों की मदद कर सकता है। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में UCC यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषण से संबंधित अधिकार है, यानी कि हर एक व्यक्ति को पोषण प्राप्त करने का अधिकार जो है आपका राज्य जरूर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 50। इसमें जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति अलग अलग है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 50 में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 51। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 51A में। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य को संविधान में किसके समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति जो है का उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को शपथ का उल्लेख किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 60 में किया गया है और इसके तहत जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो CJI यानी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 के तहत चलाई जा सकती है। अनुच्छेद 53 में जो है उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 71 में देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव में अगर विवाद होता है तो इस विवाद को निपटारा कौन करने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की गलतियों को क्षमादान कर सकता है और राष्ट्रपति के पास जो है यह अधिकार है कि वह मृत्युदंड और मार्शल लॉ को भी माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो ये अधिकार जो है राज्यपाल के पास नहीं होता है कि वह मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ करे, लेकिन राष्ट्रपति के पास यह भी अधिकार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 76 में जो है एजी यानी अटॉर्नी जनरल, इसका मतलब होता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है और महान्यायवादी यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है और अब तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। धा से धन, दा से दस, दस धन, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं, इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो बा से बजट, बा से 12, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अनुच्छेद 123, इसमें जो है राष्ट्रपति के पास अधिकार है अध्यादेश जारी करने का। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब सुप्रीम कोर्ट का मतलब कार्यकाल कितना होगा, ये सभी उल्लेख जो है अनुच्छेद 124 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 129 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो है यह परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति बोलेगा सुप्रीम कोर्ट से मुझे इस विवाद पे जो है, इस मसले पे मुझे जो है तुमसे परामर्श चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को यह जो है परामर्श देने का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 में प्रेसिडेंट जो है परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148 CAG का उल्लेख यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 148 में। वर्तमान में भारत के CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अनुच्छेद 153, इसमें जो है राज्यपाल का उल्लेख किया गया है, यानी कि जैसे भारत के स्तर पे देखा जाए तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है। उसी प्रकार से 153 में यह बताया गया है कि विभिन्न राज्यों के अंतर्गत एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी, अनुच्छेद 153 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 161 में, इसमें क्षमादान की शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 165 अनुच्छेद 165 में जो है AG यानी एडवोकेट जनरल का उल्लेख किया गया है और जो कि राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है। इसके लिए अनुच्छेद है 165, ये आपको याद रखना है। और भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, ये भी AG लिखा जाता है, अटॉर्नी जनरल। और इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद अनुच्छेद 76 है। ठीक है, तो AG यानी एडवोकेट के लिए 165 है, AG यानी अटॉर्नी जनरल के लिए 76 है। ठीक है, यह जो है केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है और यह स्टेट का सबसे बड़ा वकील होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 213, इसमें जो है राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का शक्ति होता है, जबकि राष्ट्रपति के पास 123 में होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123 है। और जबकि राज्यपाल के पास कौन सा अनुच्छेद है, तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 में जो है इसमें हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है, यानी कि उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 215 में यह कहा गया है कि अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात 215 में कही गई है। हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो
226 के तहत, और वही सुप्रीम कोर्ट किसके तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो हाई कोर्ट 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 239A, इसमें जो है दिल्ली के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243O, इसमें स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 246A में GST का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है यानी हेड कौन होता है, तो इसका हेड होता है HEAD। हेड कौन होता है, तो वर्तमान में जो PM होता है वही अंतर्राज्यीय परिषद का हेड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 266, इसमें जो है संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें संचित निधि 266 में है, और यह जो है संचित निधि किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है, जबकि आकस्मिक निधि यह किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। आकस्मिक मतलब कोई जैसे आकस्मिक घटना हो जाए, जैसे भूकंप आ जाए या फिर किसी बाहरी देश का हमारे देश पर आक्रमण हो जाए, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास देश को चलाने के लिए, खर्चे के लिए उनके पास कुछ संचित निधि होती है, तो जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 267 में। बात करें 280, इसे जो है वित्त आयोग कहते हैं। वित्त आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है, और वर्तमान में 15वें नंबर के वित्त आयोग कौन है, तो NK सिंह है। अगर बात करें कि पहले जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी थे। कौन थे, KC नियोगी थे। और 15वें कौन है, तो NK सिंह है। और 16वें कौन बनने वाले हैं, तो ये बनने वाले हैं डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी। तो 16वें बनेंगे कौन, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी, इसे आप याद रखेंगे। 15वें कौन है, तो NK सिंह हैं, जो कि वर्तमान में है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 300A, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। इसे अब जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 315 की, इसमें UPSC का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 338 में इसमें जो है NCSC का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके तहत जो है 338 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 338A, इसमें नेशनल शेड्यूल कास्ट, एक सेकेंड, नेशनल शेड्यूल स्टेट ट्राइब। स्टूडेंट फिर से देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं अनुच्छेद 338 को, फिर इसके बाद 338A को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 338 में, इसमें उल्लेख किया गया है NCSC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 338 में। जबकि अनुच्छेद 338A, इसमें उल्लेख किया गया है NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का उल्लेख किया गया है। आप कहीं भी देखेंगे अगर संविधान में कोई अनुच्छेद जो संविधान के समय जोड़ा गया था, तो उसमें जो है A जो है स्मॉल लेटर में रहता है, इस प्रकार से रहता है। लेकिन अगर कोई संशोधन करके जब जोड़ा जाता है, तो उसमें अगर कोई अनुच्छेद जोड़ा जाता है, तो उसमें A कैपिटल लेटर में हो जाता है। ठीक है, तो इसे जो है बाद में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 338A NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का उल्लेख अनुच्छेद 338A में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 343 में जो है राजभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, और अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार लगा है, और राष्ट्रपति शासन जो है कई बार लगा है। लेकिन सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में लगा था। ठीक है, एक बार फिर से इसको मिटा देते हैं। तो राष्ट्रीय आपात अब तक जो है 3 बार लगा है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन 356 में इसका उल्लेख किया गया है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो पंजाब में लगा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पंजाब में ही लगा है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे पहले कहाँ पर लगा है, तो वो भी पंजाब में ही लगा है। और राष्ट्रीय आपात 352 में इसका उल्लेख किया गया है, और अब तक 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है, और यह अभी तक भी
एक बार भी भारत में नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर में यह जो है लागू था, लेकिन इसका कुछ भाग जो है अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 का कुछ भाग जो है अब जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी आधे से ज़्यादा जो है इसका जो है नियम कानून जम्मू कश्मीर में लागू है। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने भारत के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे 8 मार्च के करंट अफेयर को, जो कि सभी दैनिक प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स के द्वारा मीथेन सैट उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। मीथेन सैट क्या है? यह एक उपग्रह है, इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स की कंपनी ने। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है मीथेन सैट को? क्योंकि वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है। मीथेन सैट उपग्रह को जो है पृथ्वी की सतह से 580 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह पृथ्वी के चारों ओर एक दिन में 15 चक्कर भी लगा लेगा। तो मीथेन सैट उपग्रह एक दिन में पृथ्वी की कितनी चक्कर लगाने वाला है? तो 15 चक्कर लगाने वाला है, जो कि पृथ्वी की सतह से 580 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। तो यह है आपका मीथेन सैट उपग्रह, जिसे जो है किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स की कंपनी ने लॉन्च किया है। अगर बात करें किस रॉकेट से, तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, ये भी आप सभी को पता होगा। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। यह जो है टाइप अच्छे से नहीं होता इसमें, तो इस प्रकार से हो जाएगा CH4 जो है नीचे होगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होगा। और यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन गैस जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो दलदली भूमि से, धान की पराली जलाने पर भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और जानवरों की जुगाली करने से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अब बात करें कि फाल्कन 9 रॉकेट से जो है भारत का कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ है, तो ये आप सभी को बताना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा GSAT-20 को जो है GSAT-20 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और यह GSAT-20 उपग्रह किसका है? तो भारत का है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? तो उसका नाम है ODCS। क्या नाम है? ODCS नाम है। अगर बात करें कंपनी कौन सी है, तो इंटूएटिव है। इंटूएटिव कंपनी है। कौन सी कंपनी है? इंटूएटिव कंपनी है। और उसे लैंडर का क्या नाम है? तो ODCS नाम है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जोया अख्तर और अस्मा खान को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड 2024 यह जो है कहाँ दिया जाता है? तो यह पुरस्कार लंदन में दिया जाता है। इस बार जो है जोया अख्तर जो कि डायरेक्टर हैं और अस्मा खान जो कि शेफ हैं यानी बावर्ची हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये हैं जोया अख्तर और अस्मा खान, ये हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन दी ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो 2024 में किसे मिला है? तो ललितांबिका जी को मिला है, ठीक है। BR ललितांबिका जी को दिया गया है। जबकि ग्रीस का अवार्ड, फिजी का अवार्ड और पलाऊ और पापुआ न्यू गिनी, मिस्र का सर्वोच्च, तो इन सभी देशों का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो मोदी जी को मिला है, ठीक है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है द येलो स्टार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारत की वर्तमान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध किस देश से है? शबनीम इस्माइल किस देश की हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका की।
इसके बारे में देख लेते हैं। शबनीम इस्माइल, यह साउथ अफ्रीका की गेंदबाज हैं और यह किसके लिए खेलती हैं, तो मुंबई इंडियंस, आईपीएल के जो महिला प्रीमियम लीग होता है, यह मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं। और इन्होंने कितने स्पीड से गेंद फेंकी है, तो 132.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकी हैं। तो शबनीम इस्माइल किस देश की हैं, साउथ अफ्रीका की हैं। इस प्रकार से महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाली पहली महिला बन जाती हैं शबनीम इस्माइल। आप इन्हें देख सकते हैं, शबनीम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है चौथा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ एआई सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो एआई केंद्र कहाँ स्थापित होगा भारत में, भारत के किस जगह पे, तो कर्नाटक में होगा। जिसमें सहयोग कौन करने वाला है, तो एआई केंद्र स्थापित करने में सहयोग करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसे क्या कहते हैं, विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। तो कहाँ पे स्थापित करेगा, कर्नाटक में, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और विश्व आर्थिक मंच की हर साल जो है शीतकालीन बैठक कहाँ पर होती है, दावोस, स्विट्जरलैंड में होती है। इसी के तहत जो है भारत में C4IR यानी फोर्थ औद्योगिक क्रांति कहाँ स्थापित होने वाला है। तो आप सभी को बताना है, भारत में C4IR यानी कि फोर्थ औद्योगिक क्रांति कहाँ स्थापित होने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पर होगा, तो हैदराबाद में होगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देखो अपना देश पीपुल चॉइस, देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है। तो मोदी जी के द्वारा कहाँ पर देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसके लिए देख लेते हैं। तो पीएम मोदी जी अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की यात्रा पर यानी श्रीनगर की यात्रा पर गए थे। तो वहाँ पे जो है उन्होंने सबसे पहले कौन सा अभियान शुरू किया था, तो समग्र कृषि विकास योजना की शुरुआत करी थी। और उसके बाद देखो अपना देश पीपुल चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान शुरू किया था, ठीक है। और इन दोनों को शुरू करने का क्या उद्देश्य था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों अभियानों को शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने कौन कौन से अभियान शुरू किए थे। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की दौरे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे और यहाँ पे इन्होंने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लिया था। और इसके बाद जो है इन्होंने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम योजना शुरू करी। स्वदेश स्वदर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें से देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस, पर्यटन गंतव्य पोल और चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान, इन सभी का शुरुआत करा है पीएम मोदी जी ने, ठीक है। और कहाँ से किए हैं, तो स्टेडियम भी याद रखना, किसी स्टेडियम से किए हैं, बक्सी स्टेडियम से इन सभी जो है अभियानों को शुरू किए हैं, ठीक है। डायस्पोरा का संबंध देखिए का अर्थ क्या होता है, डायस्पोरा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जो भारतीय हैं, जो भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाके अपना काम काज करते हैं, यानी कि जो भारतीय हैं वो किसी दूसरे देश में जाके अपना काम करते हैं, तो उन्हीं भारतीयों को डायस्पोरा कहा जाता है, ठीक है। एहलान मोदी कार्यक्रम किस देश में मोदी जी ने शुरू किया था, तो एहलान मोदी कार्यक्रम किस देश में शुरू किया था, तो यूएई में शुरू किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और कब शुरू किए थे, जब हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे यूएई में, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यतिन भास्कर जी को, ठीक है। यतिन भास्कर जी को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए व्याख्या देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 इसका आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो युवा और खेल मंत्रालय कर रहा है। क्रम कौन सा है, ये क्रम आप सभी को बताना है, ठीक है। कौन सा क्रम है ये आप सभी को बताना है, ठीक है। कौन सा क्रम है ये आप सभी के लिए प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क, ये आप सभी के लिए प्रश्न है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा क्रम है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो युवा आवाज़ इसकी थीम रखी गई है। इसमें जो है पहला स्थान मिला है यतिन भास्कर दुग्गल को, जो कि हरियाणा के हैं, इन्हें पहला स्थान दिया गया है। अगर बात करें तो ये हैं यतिन भास्कर दुग्गल जी और भारत के
ये कौन से मंत्री हैं तो आप सभी को बताना है। और भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, और इन दोनों ने जो है यतिन भास्कर जी को युवा राष्ट्रीय संसद पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि ये कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आप सभी को कमेंट में हमें बताना है। द्वितीय स्थान किसे दिया गया है तो बैसला पिचाई जी को, जो कि तमिलनाडु के हैं। तृतीय स्थान किसे मिला है तो कनिष्क शर्मा को मिला है, जो कि राजस्थान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में पहला AI शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ है। तो भारत में पहला AI शिक्षक जिसका नाम है आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में लॉन्च किया गया है। तो आयरिस क्या है, भारत का पहला शिक्षक है, ये जो है लेडी शिक्षक है। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम केरल में। ये आप देख सकते हैं फोटो में, ये है आयरिस। ठीक है, जो कि महिला टीचर है। ये रसगुल्ला इन्हें देख रहा है और ये रसगुल्ली डायरेक्ट इसे देख रही है। ठीक है, इन तीनों का जो है त्रिकोणीय अभ्यास हो रहा है कि कौन इसमें जीतेगा। ठीक है, तो आयरिस कौन है, तो आयरिस है लेडी टीचर। इसका शुभारंभ तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है, जो कि देश की पहली AI टीचर बन गई है। हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। तो UNWTO के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव किसे घोषित किया गया है, तो धोर्डो गांव को। किस गांव को, धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में शामिल किया गया है। और यह गांव किस राज्य का है, तो गुजरात का है। ठीक है, कहाँ का है, तो यह गुजरात का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है। तो सी स्पेस किसने लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा केरल। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो सी स्पेस भारत का पहला स्वदेशी सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। इस जैसे कि भारत में और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन, हॉटस्टार, GTV। इसी प्रकार से देश का पहला स्वदेशी सरकारी OTT फॉर्म को लॉन्च करने वाला है केरल सरकार। ठीक है, और केरल के CM कौन है, तो पिनरई विजयन जी ने सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, तो केरल के CM कौन है, तो पिनरई विजयन जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है 9वां, हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ करी है। तो विधवा पुनर्विवाह योजना किसने प्रारंभ करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड की सरकार ने इसे शुरू किया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू हुआ, झारखंड में शुरू हुआ है। और वर्तमान में झारखंड के CM कौन बने हैं, तो चंपई सोरेन बने हैं। इसमें जो है विधवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो दूसरी शादी कर लें, और इसके तहत जो है विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए भी दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपए किसे दिया जाएगा, विधवा महिलाओं को दिया जाएगा। उन्हें जो है संबोधित भी किया जाएगा कि दूसरी शादी कर लें। और विधवा पुनर्विवाह योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो झारखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विधवा पुनर्विवाह को किसने लागू कराया था। तो इसे लागू कराया था ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च हुआ है। तो हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली से। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो नई दिल्ली से लॉन्च हुआ है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो किसान उपज निधि या किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है नई दिल्ली से। ठीक है, इसमें जो है किसानों को जो है उपज, जो किसानों का जो उपज होता है, जैसे मान लीजिए कि किसान जो है किसी फसल को तुरंत नहीं बेचना चाहता और उसके पास धान की जो है फसल जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो उसे स्टोर नहीं कर सकता है। तो उसे सोचता है कि मैं इसे कहीं पर सुरक्षित रख दूं, तो 2, 4, 6 महीने बाद मैं इसे बेचूंगा, जिससे मुझे ज़्यादा लाभ हो। तो इस प्रकार से जो है किसानों के लिए किसान उपज निधि योजना शुरू की गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा। इसमें जो है जो भी किसान का उपज होगा, उस उपज को रखने के लिए, किसानों को जो है रखवाने के लिए वेयर हाउस शुरू किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा, ताकि किसान अपने अनाज को इस वेयर हाउस में सुरक्षित रख सकते हैं और फिर इसके बाद जब चाहें 2 महीने 3 महीने बाद उसे बेच सकते हैं अच्छे दामों के लिए। ठीक है, तो वेयर हाउस को शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें जो है
यह योजना 6 माह के लिए होगा, यानी कि अगर आपका अनाज वेयर हाउस में चला जाता है तो उसके 6 माह के अंदर आपको अनाज बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए 7% का ब्याज शुल्क भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्याज दर के इसका कितना होगा, तो 7% होगा। और इसका सुरक्षा शुल्क कितना होगा, तो पहले 3% था और वर्तमान में इसको 2% घटाकर 1% कर दिया गया है। यानी आपके अनाज की सुरक्षा के लिए सरकार को 1% ब्याज देना पड़ेगा और आपके अनाज को सुरक्षित रखने के लिए 7% ब्याज दिया जाना होगा, ठीक है। तो टोटल 8% आपको खर्च करना पड़ेगा अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। तो ई किसान उपज निधि किसने शुरू किया है, पीयूष गोयल जी ने शुरू किया है, ठीक है। ये हैं हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेर जिसने चांदनी पी ली, यह आत्मकथा किसकी है। आपको बताना है कि शेर जिसने चांदनी पी ली, यह आत्मकथा किसकी है, तो ये एस सोमनाथ जी की यह आत्मकथा है, ठीक है, जो कि इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन और साथ में लल्लन टॉप प्रश्नों को और गायत्री मंत्र में हमने अनुसूचियों को पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पूरी वीडियो को आपने कंप्लीट कर लिया है कितने मिनट में, 30 मिनट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थोड़ी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तब थोड़ा सा 20 से 25 मिनट में पूरी क्लास को गायत्री मंत्र के साथ समाप्त कर देंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। अगर तबीयत अच्छा रहा तो शाम को जो है आज यानी कि 9 मार्च के करंट अफेयर को अपलोड कर देंगे, नहीं तो कल 9 मार्च और 10 मार्च के करंट अफेयर को अपलोड कर देंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।